हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो देखिए, अब हम प्रश्नावली 13.2 प्रारंभ करते हैं। चलिए, सबसे पहले प्रश्न को यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। आपको बोला गया है यदि पी ए बराबर 3/5 है, अर्थात घटना ए के घटित होने की प्रायिकता दी हुई है 3/5, पी बी अर्थात घटना बी के घटित होने की प्रायिकता है 1/5, और बोला गया है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर एक पद आया स्वतंत्र घटनाओं का, इसको समझ लेते हैं। स्वतंत्र घटनाएं वे घटनाएं होती हैं, ऐसी दो घटनाएं जिनका एक दूसरे पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका मतलब अगर ए हो या ना हो लेकिन इसका बी पर कोई भी इफेक्ट नहीं है, और इसी तरीके से बी हो या ना हो उसका ए पर भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, दोनों आपस में स्वतंत्र हैं। तो अब ये तो समझ में आ गया कि स्वतंत्र घटना होती क्या है। अब यदि दो घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं तो उनके लिए आपको ध्यान रखना है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी, ये आपके पास होता है। मैं यहां पर लिख भी देता हूं, स्वतंत्र घटनाओं के लिए, क्योंकि यहां पर ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए ये फॉर्मूला हमने बता दिया आपको। अब ये फॉर्मूला यूज करके आप पी ए इंटरसेक्शन बी निकाल सकते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ये हुआ कि आपको बताना है कि प्रायिकता क्या होगी, घटना ए भी घटित हो और साथ साथ घटना बी भी घटित हो जाए। तो देखिए, इस तरीके से पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास हो जाएगा पी ए मतलब 3/5 गुणा पी बी मतलब 1/5। हल करने पर यह आपके पास 3/25 हो जाएगा, और यही इस प्रश्न का उत्तर भी आ जाएगा। चलिए, अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए, आपको बोला गया है कि 52 पत्तों की एक गड्डी में से यदृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए गए 2 पत्ते निकाले गए हैं। दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले यहां पर कुछ शब्दों को भी हम समझेंगे, क्योंकि अगर शब्दों को हम गलत समझ लेते हैं, गलत तरीके से समझेंगे, तो वहां पर हो सकता है हम उत्तर गलत निकालें अपना। तो देखो, सबसे पहले बोला गया है कि यदृच्छया मतलब रैंडमली, मतलब ऐसा कोई चूज नहीं किया गया कि कौन सा पत्ता पहले निकालना, बस एक गड्डी रखी हुई थी और आपने ऐसे ही कोई भी एक उठा लिया। बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब है कि जब आपने एक पत्ता उठाया है तो उस पत्ते को उठाकर अलग रख दिया। तो अब 52 पत्ते की गड्डी में से पहले एक पत्ता आपने उठाया, उसको अलग कर दिया, तो अब जब दूसरा पत्ता निकालेंगे तो अब उसके सामने केवल 51 पत्ते रह गए होंगे। तो बिना प्रतिस्थापन किए का मतलब ये है। अब चलिए, इस प्रश्न को हल करते हैं। तो आपको बोला गया है कि दोनों पत्ते काले रंग के हों, तो आप जानते हैं काले रंग के टोटल पत्ते यदि हम निकालें तो वो आपके पास 26 होते हैं, और लाल रंग के भी 26 होते हैं, ये आपको पता ही है। क्योंकि देखिए, मैं एक बार आपको समझा भी देता हूं कि 52 पत्ते जो होते हैं ताश की गड्डी में, उसमें 26 काले पत्ते होते हैं तथा 26 लाल पत्ते होते हैं। अब इन काले पत्तों में भी दो तरीके के होते हैं और 26 लाल पत्ते में भी दो तरीके के अलग होते हैं, तो टोटल 4 तरीके के पत्ते होते हैं। तो रंग में अगर देखा जाए तो दो तरीके के हैं, काले और लाल। तो काले रंग के पत्ते समझ में आ गए, 26 हैं। अब चलिए, यहां पर हम निकालते हैं पत्तों को। तो देखिए, अगर हमें प्रायिकता निकालनी है तो पी ए मतलब पहला पत्ता यदि काला हो, ए यहां पर मैं बोल देता हूं पहला पत्ता काला होना। तो इसमें अगर प्रायिकता हम देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी 26/52, क्योंकि टोटल 26 पत्ते काले थे और 52 टोटल पत्ते थे, तो 26/52 हो गई। अब हम बी वाला इवेंट मान लेते हैं कि दूसरा पत्ता काला हो। अब लेकिन देखिए, पी बी हम निकालेंगे तो दूसरा पत्ता भी यदि काला हो, इसका मतलब अब उसके सामने एक पत्ता तो हमने 26 में से निकाल लिया था, एक पत्ता तो हमने, तो अब उसके सामने काले पत्ते तो 25 रहे और टोटल पत्ते अब 51 रह गए हैं, क्योंकि आपने प्रतिस्थापन नहीं किया, ये आपको पहले ही बोल दिया गया था। तो 25/51 आपके पास हो जाएगा। तो इसलिए आपसे तो अभीष्ट प्रायिकता पूछी गई है, मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा गया है। तो देखिए, ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, तो ये आपके पास देखिए हो जाएगा पी ए गुणा पी बी। तो पी ए है 26/52 और पी बी है आपके पास 25/51। तो देखो, अगर हम इसको थोड़ा सरल करें तो आप 26 से 52 ये दो बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 25/102। तो यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा।
चलिए अब प्रश्न संख्या 3 पर हम आ जाते हैं। देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छया बिना प्रतिस्थापित किए हुए निकालकर किया जाता है। तो यहां पर आप सबसे पहले समझ लीजिएगा कि यादृच्छया निकालने और बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकालने आपसे पहले बोल दिया गया है। अर्थात जब आप एक संतरा निकाल लेंगे तो अब आपके पास टोटल संतरों में से भी एक संतरा कम हो गया होगा, क्योंकि आपने जो एक संतरा निकाला उसको अलग रख दिया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं प्रश्न को। तो उसमें बोला गया है यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हैंगे तभी डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाएगा, अन्यथा हम अस्वीकृत कर देंगे। अर्थात जब तीनों संतरे अच्छे आएंगे आपके पास, जब आप निकाल लें तभी आप बोलेंगे कि हाँ ये स्वीकृति मिल रही है इनको बिक्री करने के लिए, नहीं तो आप इनको दोबारा एक तरीके से खराब मान लेंगे। फिर आपको बोला गया है कि एक डिब्बा है जिसमें 15 संतरे हैं, टोटल 12 तो अच्छे संतरे हैं व 3 खराब संतरे हैं। तो आपको बताना है कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रायिकता क्या होगी। तो यहां पर आप देखो कि अगर देखो आप एक बार में लिखना चाहते हैं तो एक बार में आप आंसर सीधे दे सकते हैं, नहीं तो आप प्रॉपर तरीके से लिखना चाहते हैं तो उससे भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिएगा हमारे पास देखो 3 संतरे निकालने हैं और एक एक करके निकालना है। तो यहां पर हम 3 घटनाएं मान लेते हैं। तो पहली घटना हम मान लेते हैं कि पहला संतरा अच्छा हो, क्योंकि आपको बताना है कि बिक्री के लिए स्वीकृत हो, इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, मतलब तीनों अच्छे होने चाहिए। तो हम पहला घटना ए मान लेते हैं कि पहला संतरा अच्छा आए हमारे पास निकलकर। इसी तरीके से हम बी वाली घटना मान लेते हैं कि दूसरा संतरा अच्छा हो, और तीसरी वाली घटना अर्थात सी हम मान लेते हैं कि तीसरा वाला जो संतरा आप निकाल रहे हैं वो भी अच्छा हो। तो तीसरा संतरा अच्छा है, ये भी हमने तीसरी घटना मान ली। अब देखो हम पी ए निकाल लेते हैं, मतलब पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता क्या होगी। पहला संतरा अच्छा होने की प्रायिकता देखिए, स्टार्टिंग में तो टोटल तो उसके पास 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 संतरे अच्छे हैं और 3 संतरे खराब हैं। तो अब ये देखो आपको तो अच्छे होने की प्रायिकता बतानी है, तो टोटल 12 संतरे अच्छे हैं बटे कुल संतरों की संख्या 15 है। अब पी बी की बात आती है कि दूसरा संतरा अच्छा हो। अब आप ये ध्यान दो, हमने आपको बताया कि प्रतिस्थापित किए हुए बिना निकालना है आपको, मतलब आपको जो आपने पहला संतरा निकाला है इस वाले में, तो उसको अब अलग रख दीजिएगा निकाल कर। तो अब देखो आपके पास अच्छे संतरे केवल 11 रह गए होंगे, क्योंकि 12 थे टोटल, आपने एक यहां पर निकाल लिया तो आपके पास 11 रह गए होंगे। तो 11 बटे और कुल संतरे अब आपके पास 14 रह गए होंगे, क्योंकि एक संतरा तो आपने निकाल लिया है। तो पीबी हो गया 11 बटे 14 और पीसी आपके पास हो जाएगा 10 बटे 13। इसको भी समझ लेते हैं, क्योंकि देखो आपने एक तरीके से एक संतरा अच्छा यहां पर निकाल लिया, एक संतरा अच्छा यहां पर निकाल लिया, तो टोटल 2 संतरे आपने निकाल लिए। 12 अच्छे थे, आपने 2 अच्छे निकाल लिए, 10 रह गए और यहां पर 13 टोटल रह जाएंगे। तो 10 बटे 13 आपके पास ये हो गया। अब देखो आपको क्या करना है, आपको चाहिए कि तीनों अच्छे हों, मतलब ए भी हो जाए, बी भी हो जाए और तीसरी वाली घटना सी वाली घटना भी हो जाए। अब ये तो पता है कि ये स्वतंत्र घटनाएं, क्योंकि पहले वाले संतरा अच्छा हो और दूसरा वाला अच्छा हो या तीसरा वाला अच्छा हो, इनका एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। पहले संतरा अच्छा हो या ना हो, इसका बी वाली घटना पर कोई भी इफेक्ट नहीं है। तो चूंकि ये आपके पास स्वतंत्र घटनाएं हैं तो आप इसे लिख देंगे पी ए गुणा पी बी गुणा पी सी। तो देखिए अब हम मान लगा देते हैं 12 बटे 15 गुणा 11 बटे 14 गुणा 10 बटे 13, ये आपके पास आ जाएगा। तो अब देखो इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं हम। तो देखिए 3 से कट करते हैं तो 3 चौक 12 और ये 5 बार कैंसिल हो जाएगा। 2 से कट करेंगे तो 2 दूनी 4 और ये 7 बार हो गया। 5 से देखिए 2 बार कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से देखिए ये आपके पास हो जाएगा 2 गुणा 11 22 गुणा 2 44 बटे 7 गुणा 13 अर्थात 91। तो इस तरीके से इस बात की प्रायिकता 44 बटे 91 होगी कि तीनों संतरे आपके पास अच्छे आए। चलिए चौथे वाले प्रश्न पर हम आ जाते हैं। अभी फोर्थ क्वेश्चन में आपको देखिए दिया हुआ है कि एक न्याय सिक्का और एक अभिनत पासे को उछाला गया है। तो आपको बोला गया है कि मान लें ये घटना है कि सिक्के पर चिताए, मतलब हिंदी में हम इंग्लिश में हम इसे बोल सकते हैं हेड, और बी वाली घटना बोली गई है कि पासे पर संख्या 3 प्रकट होती है को निरूपित करते हैं। तो निरीक्षण कीजिए कि घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो देखिए
सबसे पहले तो हम इस प्रश्न को समझ लेते हैं। इस प्रश्न में जो जो शब्द यूज हुए उनको हम समझ लेते हैं। न्याय सिक्के का मतलब है फेयर कॉइन। फेयर मतलब उसमें कोई भी ऐसा नहीं किया गया कि हमने एक साइड उसकी भारी बना दी ताकि वो उधर वाला सिक्का की प्रायिकता ज्यादा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, दोनों की प्रायिकता बिल्कुल समान है। अभिनत पासे का मतलब भी बिल्कुल सेम ही है कि अनबायस्ड है, मतलब कोई भी उसमें गलती नहीं है, बिल्कुल सही पासा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एक तरफ की साइड हमने थोड़ी भारी बना दी है ताकि हमारा वो नंबर ज्यादा आता रहा, ये भी हमारे पास नहीं करना है। मतलब दोनों बिल्कुल सही हैं, पासे और सिक्के। अब देखिए हमको बोला गया है कि ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं। आप जानते हैं यदि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता था, ये हमने पढ़ा था। अब आप समझिए इसका उल्टा भी बिल्कुल ट्रू होता है, अर्थात इसका विपरीत भी बिल्कुल ट्रू होता है कि यदि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी आ जाए तो ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं होती हैं। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि यहां पर आपको बताना है कि स्वतंत्र है या नहीं, तो बस आप ये चेक करेंगे कि क्या ये बराबर आ रहा है। अगर बराबर आएगा तो हम बोलेंगे स्वतंत्र घटनाएं हैं, अर्थात अथवा नहीं होंगी। तो अब देखो ए वाली घटना है कि सिक्के पर चित्र प्रकट हो रहा हो, तो पहले हम पी ए निकाल लेते हैं। पी ए हो गई सिक्के पर चित्र प्रकट होना, चित्र मतलब हेड आना। अब सिक्के को छालने पर हेड एक ही होता है और टोटल केस आपके पास दो हो सकते हैं, तो पी आ गया 1/2। पी बी निकाल लेते हैं। पी बी है कि पासे पर संख्या 3 आए, तो इसकी प्रायिकता देखिए आपके पास 1/, टोटल संख्या तो 6 हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी आ सकता है, तो 1/6 हो गई। ये पी बी आपने निकाल लिया। अब हम पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि सिक्के पर हेड भी आ जाए तथा साथ के साथ पासे पर 3 भी आ जाए। तो ये देखो सिक्के पर आपके पास हेड आ जाए और पासे पर आपके साथ ये आ जाए, 3 आ जाए, तो देखो ये इसमें आपके पास हो जाएंगी 1/2 इंटू 1/6, आप ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये 1/12 हो गया। कुछ छात्रों को लगेगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, ऐसे तो बिल्कुल हमें सीधे दिखाई दे रहा है। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो आप देखो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, उसको हम समझा देते हैं आपको। देखिए अब आपको वो लिखना है कि जब ए और बी दोनों हो रहे हो तो हमें इसके पूरे केस लिखेंगे। तो आपको पता है टोटल केस क्यों क्या क्या होंगे, उनको हम समझ लेते हैं। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास आएगा H,3। अब देखिए ऐसे तो आपके पास टोटल 12 केसेस हो सकते हैं, कैसे कैसे तो उसको समझ लेते हैं। देखिए आपके पास आएंगे ए कॉमा बी के जितने भी केस लिखूंगा मैं सैंपल स्पेस मतलब प्रतिदर्श समष्टि वाले, तो वो आएंगे देखो H,1 H,2 H,3 से लेकर H,6 और इसी तरीके से टेल,1 मतलब पट,1 पट,2 से लेकर पट,6 तक। इस तरीके से आपके पास सब केस आएंगे। तो आपने देखो क्या किया कि आपको तो H,3 वाला चाहिए तभी तो आएगा, तो ये देखो टोटल 12 केसेस हैं, तो 1/12 आपके पास यहां से आ जाएगा। अब आपको देखना है कि क्या पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी हो रहा है। तो देखिए आपने देखा पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 1/12 है, और अगर पी ए गुणा पी बी यदि हम करें तो देखिए वो आपके पास आ जाएगा 1/2 इंटू 1/6 अर्थात 1/12 ही आएगा आपके पास। तो आपने देखा कि चूंकि यहां पर देखो दोनों बराबर हो रहे हैं, तो यहां पर हम लिख देते हैं चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी आपके पास आ रहा है, अतः आप बोलेंगे कि ए तथा बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो इस तरीके से आपका यह प्रश्न हल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को पढ़ते हैं अभी हम। आपको बोला गया है कि एक पासे पर 1,2,3 लाल रंग से और 4,5,6 हरे रंग से लिखे गए हैं। इस पासे को हम उछाल रहे हैं,
तो मान लीजिएगा कि ए घटना है कि संख्या सम हो और बी वाली घटना है कि संख्या लाल रंग से लिखी गई हो, को निरूपित करते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो देखिए यहां पर हम वही कॉन्सेप्ट अपनाएंगे। सबसे पहले पी ए, पी बी और पी ए इंटरसेक्शन बी तीनों निकालते हैं। तो देखिए ए वाली घटना आपके पास है कि घटना संख्या सम आ रही हो, तो देखो पासे पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 यही आ सकता है। अगर मैं प्रतिदर्श समष्टि की बात करूं अर्थात टोटल कितने अवयव आएंगे उसमें, तो यही हो सकते हैं। अब सम संख्याएं आप देख रहे हैं आपके पास तीन ही होती हैं, या तो 2 होगी या 4 होती है या 6 होती है। तो ए वाली घटना है कि संख्या सम आ रही हो, तो उसकी प्रायिकता हमारे पास हो जाएगी 3/6, क्योंकि 3 सम संख्याएं और 6 टोटल अवयव हैं प्रतिदर्श समष्टि में। अब पी बी की बात करते हैं। तो पी बी देखिए आपके पास दिया हुआ है बी वाली घटना की संख्या लाल रंग से लिखी हुई है। लाल रंग से देखिए आपके पास ये तीनों अंक लिखे हुए हैं केवल, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, क्योंकि अगर इन तीनों में से कोई एक अंक आएगा तभी लाल रंग से लिखी होगी संख्या, तो 3/6 हो गई। अब पी ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि सम संख्या भी हो और लाल रंग से भी लिखी गई हो। तो उसके लिए देखो हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी में अवयव, उसको समझ लेते हैं। देखिए या तो हमारे पास हो सकता है वो 2 केवल, क्योंकि देखिए 2 एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और लाल रंग से भी लिखी गई है। आप देखिए लाल रंग से केवल 1 2 3 लिखे हुए हैं और सम संख्याएं 2 4 6 हैं, तो इनका इंटरसेक्शन देखो तो वो आपके पास आ जाएगा केवल 2। अगर आपको थोड़ी सी भी तकलीफ होती है इसे समझने में तो आप पहले ऐसे लिख लिया करो कि ए में कौन कौन से अवयव आएंगे। ए में आएंगे सम संख्या मतलब 2 4 6, और बी में कौन कौन से अवयव आएंगे जो लाल रंग से लिखे गए हैं। तो लाल रंग से देखो 1 2 3 लिखे गए हैं, तो अब इनका इंटरसेक्शन निकालो तो केवल 2 आएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन भी आपने देखा 1/, कुल तो अवयव 6 ही हो सकती है ना, 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, तो ये आ गया। अब आपको देखना है कि पी ए गुणा पी बी निकाल लेते हैं एक बार हम। तो पी ए गुणा पी बी हमने देखा तो ये आ जाएगा 3/6 गुणा 3/6, अर्थात देखो ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार, तो 1/4 आ गया। तो अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी आपको तो 1/6 दिया था, तो आपने देखा कि चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए गुणा पी बी नहीं है, यहां पर देखिए 1/6 1/4 के बराबर तो नहीं होता। अब चूंकि ये बराबर नहीं है इसलिए हम ये बोलेंगे कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तो ये हमारे पास प्रश्न संख्या 5 का उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6 पर अब हम आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 में देखिए आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि ई और एफ दो घटनाएं हैं जो कि इस प्रकार दी हुई हैं कि पीई बराबर 3/5 है, अर्थात ई वाली घटना की घटित होने की प्रायिकता 3/5 है। पी एफ मतलब एफ घटना के घटित होने की प्रायिकता 3/10 है, और बोला गया है पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर 1/5 है, अर्थात ई तथा एफ दोनों एक साथ घटित हो जाए इसकी प्रायिकता 1/5 दी हुई है। तब आपसे पूछ लिया गया आप बताइए कि क्या ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं है। तो देखिए कॉन्सेप्ट हमारे पास सेम है कि अगर पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर पीई गुणा पी एफ आ जाएगा तब हम बोल देंगे स्वतंत्र है। तो अभी हम पीई गुणा पी एफ निकाल लेते हैं। तो देखो ये आ जाएगा 3/5 गुणा 3/10। तो जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास आ गया 9/50, और पीई इंटरसेक्शन एफ आपको देखो प्रश्न में दिया हुआ है 1/5 है। तो आपने देखा कि क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, तो देखा कि चूंकि पीई इंटरसेक्शन एफ बराबर नहीं है पीई गुणा पी एफ के, अब चूंकि ये बराबर नहीं है तो आप बोल सकते हैं कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। तो आप लिख देंगे ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो अभी तो ये बराबर नहीं आई, लेकिन अगर बाई चांस ये बराबर आ जाती तब हम बोलते कि ई और एफ स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 7 को हम पढ़ते हैं। ए तथा बी दो ऐसी घटनाएं दी गई हैं जहां पी ए बराबर है 1/2, मतलब ए के घटित होने की प्रायिकता। पी ए यूनियन बी अर्थात
ए या बी दोनों के घटित होने की प्रायिकता 3/5 है और पी बी मतलब बी के घटित होने की प्रायिकता स्मॉल पी आपको यहां पर दे दी गई है। फिर आपसे पूछा गया है कि पी का मान आपको बताना है यदि पहला वाला भाग है कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो। तो पहले हम पहले वाले भाग को हल करेंगे, फिर बाद में आगे बढ़ेंगे हम। तो देखिए यहां पर दो कुछ पद आए होंगे, उनको हम समझ लेते हैं। देखिए ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है उसको हम समझ लेते हैं। ए यूनियन बी का मतलब होता है कि या तो ए या बी या दोनों, मतलब ए तथा बी दोनों। ये ए यूनियन बी का मतलब होता है, क्योंकि छात्रों को इसमें थोड़ा संदेह होता है इसलिए हमने आपको यहां पर बता दिया। ए का मतलब होता है ए वाली घटना हो, बी से मतलब नहीं है, और बी का मतलब होता है बी वाली घटना हो, ए से मतलब हमें नहीं है। फिर एक पद यहां पर आया है अपवर्जी, इसको समझ लेते हैं अपवर्जी क्या होता है। तो देखिए अपवर्जी और स्वतंत्र ये दोनों पद हमारे लिए काफी समझने लायक हैं। स्वतंत्र हम पहले भी समझ चुके हैं पिछले प्रश्नों में, लेकिन अपवर्जी पहली बार आया है, इसको हम यहां पर समझ रहे हैं। अपवर्जी दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी तब कहलाई जाती हैं यदि उनका एक दूसरे पर इफेक्ट हो। जैसे अगर दो घटनाएं हैं ए तथा बी, अगर ए तथा बी, मैं लिख भी देता हूं, ए तथा बी दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं यदि ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए। इसका मतलब क्या हुआ उसको समझ लेते हैं। मैंने आपको बोला कि एक दूसरे पर इफेक्ट हो, मतलब यदि घटना ए घटित हो गई हो तो हम तुरंत बता सकते हैं कि घटना बी घटित नहीं हो सकती है। इसका मतलब इफेक्ट पड़ा है, ए वाली घटना हो गई तो आप तुरंत बता सकते हैं बी वाली नहीं होगी। अगर बी वाली घटना हो जाएगी तब हम बोल सकते हैं कि ए वाली घटना संभव नहीं हो सकती। या हम उसको गणितीय रूप में देखें तो ए इंटरसेक्शन बी फाई हो जाए, मतलब इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ ना आए। अब ए इंटरसेक्शन बी फाई है, लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूंगा आपको एन ए इंटरसेक्शन बी अपवर्जी घटनाओं के लिए, तो एन का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अवयवों की संख्या। एन मतलब नंबर को प्रेजेंट करता है, तो नंबर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जब कुछ भी कॉमन नहीं आया तो अगर मैं पूछूं कितनी संख्या आई है तो कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आई है, तो मतलब 0 हो गया। तो ऐसे केस में अपवर्जी घटनाओं के केस में पी ए इंटरसेक्शन बी, देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी हमने आपको बताया था एन ए इंटरसेक्शन बी बटे एन एस, कुछ इस तरीके से होती हैं सभी प्रायिकताएं, तो ये 0 आ जाएगी। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि अपवर्जी घटनाओं की स्थिति में उनकी प्रायिकता ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता 0 होती है। तो अब देखो यहां पर कि पहले वाले भाग में आपको बोला गया कि ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हैं। तो देखो ए तथा बी परस्पर अपवर्जी घटनाएं, ये आपको बोला गया है। अगर अपवर्जी घटनाएं हैं तो आपको पता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास 0 हो जाएगा। तो देखो अब यहां पर आप एक बात गौर करो कि पी ए यूनियन बी और पी ए इंटरसेक्शन बी आपको पता है पहले से ही, मतलब अभी पता लग गया, और पी बी आपको ये है। तो आप खुद सोचिए कि आपको एक फॉर्मूला पता है इन सभी पदों में जो संबंध रखता है, वो होता है कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, ये फॉर्मूला होता है अपने पास। तो यहां पर देखिए हम मान लगाएंगे इस फॉर्मूले का। तो देखिए पी ए यूनियन बी प्रश्न में दिया हुआ है 3/5 है, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी आपको देखिए यहां पर पता लग गया कि अपवर्जी है तो ये 0 ही हो गया। पी ए देखिए यहां पर 1/2 दिया हुआ है, और पी बी आपको स्मॉल पी दिया हुआ है जिसका मान आपको निकालना है। तो देखिए यहां पर स्मॉल पी आपके पास हो जाएगा 1/2 को पक्षांतर करने पर 3/5 माइनस 1/2, और देखिए यदि हम इसको हल करें तो ये आपके पास आ जाएगा 6 माइनस 5/10, क्योंकि आपने लासापा लिया तो 10 आया। तो इस तरीके से P का मान आपके पास 1/10 हो जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाले भाग में जब A और B परस्पर अपवर्जी संख्या है तब आपने P का मान आसानी से निकाल लिया। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि आपको P का मान तब ज्ञात करना है कि जब ये घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो देखिए यहां पर हमने एक लाइन खींच दी क्योंकि हम अलग दूसरा वाला पार्ट कर रहे हैं। अब यहां पर आप देखो कि आपको बोला गया है कि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर स्वतंत्र घटनाएं, तो इसके बारे में आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए गुणा पी बी के बराबर होता है। लेकिन यहां पर पी इंटरसेक्शन बी को 0 मत समझ लीजिए, क्योंकि 0 तभी होता है
जब वो परस्पर अपवर्जी हो। तो यहां पर P इंटरसेक्शन B 0 नहीं होगा, इस बात को आपको समझना होगा। तो यहां पर आप ये देखो कि P A इंटरसेक्शन B आखिर होगा कितना। तो देखिए P इंटरसेक्शन B आपके पास हो जाएगा, P A है 1/2 और P B है स्मॉल p, मतलब P/2 हो गया आपके पास। अब इस मान को आप फॉर्मूले में लगाएंगे और फॉर्मूला है आपके पास, देखिए ये जो फॉर्मूला हम लिख रहे हैं P A यूनियन B प्लस P A इंटरसेक्शन B बराबर P A प्लस P B, ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है ये हमेशा वैलिड होता है, कोई भी हो घटना। तो ये देखो P इंटरसेक्शन B की जगह P/2 आपने लिख दिया। P A यूनियन B आपको प्रश्न में पहले ही दिया हुआ है 3/5 और P A आपको 1/2 दिया है और P B दिया हुआ है स्मॉल p। आपको स्मॉल p का मान निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि P/2 को इधर पक्षांतर कर देते हैं और 1/2 को इधर पक्षांतर करते हैं। तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2 बराबर स्मॉल p। अब P/2 को ट्रांसफर किया है, मतलब ये ऋणात्मक चिन्ह का हो जाएगा। तो देखिए ये अब आपके पास आ गया, इसको हल करने पर 1/10 बराबर P/2 आ जाएगा इसको हल करने पर। तो इस तरीके से देखिए, अगर आप यहां पर देखेंगे गौर करने पर कि 2 से ये 10 5 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास अभी P का मान आ जाएगा 1/5। तो इस तरीके से दूसरे वाले भाग में अगर बोला जाएगा कि संख्याएं घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हैं, तो P का मान 1/5 होगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 8 पर आ जाते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि A और B दो परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हैं। PA दिया हुआ है 0.3 और PB दिया हुआ है 0.4। तब आपको देखिए यहां पर कुछ भाग दिए हुए हैं 1 2 3 4 और इन सभी के मान ज्ञात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहले तो मैं जो जो दिया हुआ है उसको निकाल लेता हूं। PA बराबर 0.3 है, PB बराबर 0.4 ये आपको दिया हुआ है और बोला गया है कि A तथा B स्वतंत्र घटनाएं हैं। जो जो दिया हुआ था प्रश्न में वो मैंने यहां पर अभी पहले लिख दिया। अब हम एक एक करके इन प्रश्नों को हल करेंगे। पहले वाले भाग में आपसे बोला गया है कि आपको P A इंटरसेक्शन B निकालना है। अब देखो यदि दो घटनाएं स्वतंत्र होती हैं तो P A इंटरसेक्शन B हमने आपको बताया फॉर्मूला होता है P A गुणा P B, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए था फॉर्मूला। अब देखो P A है 0.3 और P B है 0.4, तो हल करने पर ये आपके पास 0.12 आ जाएगा। अगर आप दशमलव में चाहते हैं तो दशमलव में लिख दीजिएगा, अगर आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं बटे में तो 12/100 करके आप थोड़ा सा सरल इसको आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम आते हैं दूसरे वाले भाग पर। दूसरे वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया है कि P A यूनियन B आपको निकालना है। तो देखिए आप जानते हो कि P A यूनियन B प्लस P A इंटरसेक्शन B बराबर P A प्लस P B, ये आपके पास फॉर्मूला होता है, ये आपको कंठस्थ होना चाहिए। और A यूनियन B निकालने के लिए कोई और फॉर्मूला नहीं होता, यही फॉर्मूला है आपके पास। तो देखो P A यूनियन B हमें ये निकालना है, तो इसको तो हमने ऐसे ही रहने दिया। प्लस P A इंटरसेक्शन B देखिए आप पहले ही अभी निकाल चुके हैं, पिछले वाले भाग में 0.12 आया है। P A आप देख सकते हैं 0.3 है और P B है आपके पास 0.4, तो इसको हमने यहां पर लिख देते हैं। अब 0.12 को हम पक्षांतर कर देते हैं दूसरी तरफ, तो P A यूनियन B, देखो इन दोनों को हल करूंगा तो यह आ जाएगा 0.7 माइनस इसको पक्षांतर किया तो 0.12 आपके पास आ जाएगा। तो यदि आप देखिए इसको थोड़ा सरल करोगे, मतलब बेसिकली घटाना है 0.7 में से 0.12, तो ये आपके पास आ जाएगा 0.58 के बराबर। तो इस तरीके से आपके पास दूसरा वाला भाग हल हो जाएगा। अब तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि P A बटे B आपको निकालना है, मतलब A बाई B करके हम बोल सकते हैं इसे। तो देखिए ये हमने पहले ही पढ़े हैं, ये वाले फॉर्मूले कैसे हम लिखते हैं, इनका फॉर्मूला कैसे बनाते हैं एक बार और रिकॉल कर लेते हैं। जो बटे के बाद में होता है उसको आप हर में लिख दीजिएगा, तो P B हो गया, और जो A और B ये दोनों हैं इनका इंटरसेक्शन करके अंश में लिख दो, तो ये आ गया आपके पास। अब A इंटरसेक्शन B ये आप पहले ही निकाल चुके हैं, पहले वाले भाग में 0.12 आया था। PB ये आपके पास देखिए 0.4 था, प्रश्न में देखिए दिया हुआ है पहले से ही देख सकते हैं, तो ये आपके पास आ गया। अगर आप देखो इसको थोड़ा सरल करो तो अभी क्या करेंगे, एक जीरो हमने बढ़ा दिया ताकि ये कैंसिल हो जाए हमारे पास, तो 12/40 आ गया।
अब देखो 4 से कैंसिल करूंगा तो ये 10 आ गया और ये 3 आ गया, तो ये इस तरीके से 0.3 आपके पास आ जाएगा, क्योंकि 3/10 0.3 आ जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा वाला भाग आपके पास हल हो गया है। अब देखो चौथे वाले भाग पर आ जाते हैं। इस चौथे वाले भाग में आपको बोला गया है कि पी बी बटे ए आपको यहां पर निकालना है। तो चलिए इसको भी निकालते हैं, पी बी बटे ए को। फॉर्मूला आपके पास उसी तरीके से बनाएंगे। अब यहां पर आप देखो जो बटे के बाद है वो ए लिखा है, तो हर में अब आपके पास पी ए आ जाएगा, और बी और ए का इंटरसेक्शन आप अंश में लिख दीजिएगा। अब ये वाली बात समझने वाली है कि बी इंटरसेक्शन ए लिखें या ए इंटरसेक्शन बी, बात तो सेम ही रहती है। तो ये तो बिल्कुल बात सेम ही है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। 0.12 आएगा बटे पी ए, प्रश्न में पहले दिया हुआ है 0.3 है आपके पास। तो यहां से अगर देखोगे आप, तो मैं एक 0 बढ़ा लेता हूं ताकि इस दशमलव को हटा पाए, तो ये 12/30 आ गया आपके पास। अब यदि आप देखो इसको कैंसिल करें 3 से, तो ये आ गया 3 चौक 12 और ये आ गया 10, तो 4/10 आया। और अब यदि आप 4/10 को हल करेंगे तो ये दशमलव में 0.4 आपके पास आ जाएगा। अगर आप उत्तर 4/10 लिखना चाहते हैं तो वो भी सही है, और 0.4 लिखना चाहते हैं तो वो उत्तर भी आपके पास सही है। तो इस तरीके से आपने यहां पर चारों भागों के एक एक करके उत्तर निकाल दिए हैं। अब देखो प्रश्न संख्या 9 पर हम आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि दी गई घटनाएं ए और बी कुछ इस प्रकार हैं कि जहां पी ए बराबर 1/4 है, अर्थात ए के घटित होने की प्रायिकता 1/4 है। पी बी मतलब पी के घटित होने की प्रायिकता 1/2 है। पी ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए तथा बी दोनों के एक साथ घटित होने की प्रायिकता 1/8 है। तब आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है ए नहीं और बी नहीं। तो अब ये देखो आपको ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझ लेते हैं और इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए हम इसको कुछ इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, पी ए नहीं है मतलब ए डैश, डैश का मतलब एक तरीके से नहीं है, जैसे हमने समुच्चय में सीखा था। और देखिए यहां पर और लिखा हुआ है, और मतलब उभयनिष्ठ के लिए लिखा होता है, मतलब इंटरसेक्शन हो गया, मतलब और को हम तथा भी बोल सकते हैं। और बी नहीं मतलब बी पर भी हमने डैश लगा दिया। तो इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा। अब देखो ये बेसिकली आपको निकालना है, तो आपने एक डे मॉइवर थ्योरम पढ़ी थी कि पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपने पढ़ा था। ये देखो आपके पास समुच्चय में जब आपने पढ़ा था तो ये होता था आपके पास पी ए यूनियन बी का डैश। अब यहां पर समझ लें पी ए यूनियन बी के डैश को मैं यहां पर और क्या क्या लिख सकता हूं उसको समझ लीजिएगा। देखिए ए यूनियन बी का डैश लगा हो, या हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी और उस पर हमने बार लगा दिया। पूरे पर बार लगा दो या कोष्टक के आगे डैश लगा दो तो एक ही बात होती है। और ये आपके पास होता है 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर। ये कुछ इस तरीके से ही होता है कि अगर आपसे पी ए बार कोई पूछे तो वो होता है 1 माइनस पी ए, या आप पी ए डैश भी उसे लिख सकते हैं, तो ये आपके पास 1 माइनस पी ए होता है। पी ए बार का मतलब होता है ए के ना घटित होने की प्रायिकता, और पी ए होता है ए के घटित होने की प्रायिकता। तो यहां पर इसका मतलब अगर मैं इसको समझूं पढ़ने में, तो इसका मतलब लिखा हुआ है कि ए या बी, ए यूनियन बी मतलब ए या बी के घटित होने के ना घटित होने की प्रायिकता, क्योंकि डैश लगा हुआ है तो हो जाएगा 1 माइनस ए या बी के घटित होने की प्रायिकता। अब ये तो देखो आपके पास आ गया, ये मान लीजिएगा समीकरण संख्या 1 हो गया, यही आपको निकालना है। देखिए हमने पहले आपको बताया। अब यहां पर आप एक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, उसको समझ लेते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि पी ए यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है पी ए प्लस पी बी के बराबर। तो देखिए पी ए यूनियन बी बेसिकली हमको निकालना है, तो कोई बात नहीं हम इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी, देखिए यहां से देखेंगे तो 1/8 है ये, बराबर पी ए है 1/4 और पी बी है आपके पास 1/2। तो इस तरीके से पी ए यूनियन बी आपके पास हो जाएगा, देखो 1/4 और 1/2 में लासापा लोगे तो 4 आएगा, और ये आ गया 1 प्लस 2, 1/8 को हमने पक्षांतर किया तो ये माइनस 1/8 हो जाएगा। तो यदि आप देखो इसको थोड़ा सरल करोगे तो ये देखो 3 बन गया है, लासापा लोगे तो 8 आएगा, और ये आ जाएगा 6 माइनस 1 अर्थात 5/8। तो पी ए यूनियन बी आपके पास आ गया है 5/8 के बराबर। अब हम देख लेते हैं समीकरण 1 से।
समीकरण 1 से आप यदि देखेंगे तो देखो आपके पास आएगा, हमको यही वैल्यू निकालनी है, तो P A डैश यूनियन B डैश, सॉरी इंटरसेक्शन B डैश, ये आपके पास हो गया 1 माइनस P A यूनियन B। देखो ये 5/8 आया है, जब हल करोगे तो ये आपके पास 3/8 आ जाएगा, और यही आपका इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आ जाते हैं, प्रश्न संख्या 10 पर। तो देखिए प्रश्न संख्या 10 में आपको बोला गया है कि मान लीजिए कि A तथा B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं। PA आपको बोला गया है 1/2। PA का मतलब होता है A के घटित होने की प्रायिकता, PB अर्थात B के घटित होने की प्रायिकता 7/12 दी हुई है, और प्रायिकता दी हुई है A नहीं और B भी नहीं, ये दी हुई है 1/4। तो क्या A और B स्वतंत्र घटनाएं, ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले तो यहां पर आप समझ लीजिएगा इसको हम कैसे लिखते हैं। देखो P A नहीं मतलब A डैश लगा दिया, और मतलब तथा मतलब इंटरसेक्शन, या हम बोल सकते हैं उभयनिष्ठ वाला चिन्ह लगाएंगे। B नहीं मतलब B डैश आपने लगा दिया, तो ये आपके पास देखो 1/4 दिया हुआ है। जब समुच्चय में आपने पढ़ा था A डैश इंटरसेक्शन B डैश, इसको आप लिखते थे A यूनियन B का होल डैश, या आप बार भी लगा सकते थे, वो पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। तो ये आ गया 1/4 के बराबर। तो यहां से देखो इसको आप पढ़ोगे 1 माइनस P A यूनियन B के बराबर, ये आ गया 1/4। अब हम क्या करते हैं कि A यूनियन B का मान हमें निकालना है, तो इसको तो मैं दाईं तरफ पक्षांतर करता हूं, इसको बाईं तरफ करता हूं, तो ये आ गया 1 माइनस 1/4 बराबर P A यूनियन B। तो आ जाएगा P A यूनियन B बराबर 1 माइनस 1/4, 3/4 आपके पास हो जाएगा। तो आपने देखा कि हमने P A यूनियन B निकाल लिया, P A और P B आपको दिया हुआ है। अब A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो उसके लिए हम जानते हैं कि P A इंटरसेक्शन B बराबर P A इंटू P B होना चाहिए अगर स्वतंत्र हैं तो, अर्थात P A इंटरसेक्शन B तो आपको चाहिए ही होगा, मतलब चेक करने के लिए भी। तो यहां पर अब हम फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला होता है आपके पास P A यूनियन B प्लस P A इंटरसेक्शन B बराबर P A प्लस P B, इसके बराबर होता है। देखिए P A यूनियन B आपके पास 3/4 है, इसने आपने यहां पर लिख दिया, प्लस P A इंटरसेक्शन B आपने जैसे का तैसा लिख दिया, क्योंकि यही वैल्यू बेसिकली आपको चाहिए अभी। P A है आपके पास 1/2 और P B है 7/12। फिर आप देखिए यहां से कि हमें P A इंटरसेक्शन B निकालना है, तो पहले तो इसको थोड़ा हल करेंगे, तो ये आ गया 6 प्लस 7/12, क्योंकि लासापा 12 आएगा। 3/4 को हमने पक्षांतर किया है, तो ये माइनस 3/4 हो गया, ये आ गया P A इंटरसेक्शन B। तो देखिए P A इंटरसेक्शन B लासापा लेंगे तो वो 12 ही आएगा। देखो 6 और 7 मिलकर तो 13 हो गया यहां पर, और 12 बनाने के लिए यहां पर 3 गुणा 3 अर्थात 9 आ गया। तो आप देखो 13 में से 9 यदि हम घटाएंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। तो P A इंटरसेक्शन B आपके पास आ गया 4/12, हल करने पर ये आपके पास 1/3 आ जाएगा। तो आपने P A इंटरसेक्शन B निकाल लिया 1/3। अब आपको चेक करना है कि क्या ये A और B जो दी हुई है घटनाएं वो स्वतंत्र हैं या नहीं। तो हम P A गुणा P B निकाल लेते हैं। P A गुणा P B, तो देखते हैं P A है आपके पास 1/2 और P B है 7/12। तो देखिए 1/2 गुणा 7/12 आप करेंगे तो ये आपके पास आ गया 7/24। तो आपने देखा कि P A इंटू P B 7/24 आ गया, लेकिन आप ये देखो कि P A इंटरसेक्शन B तो 1/3 है। तो चूंकि आप यहां पर पता कर पा रहे हैं कि P A इंटरसेक्शन B और P A इंटू P B ये आपस में बराबर नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने लिख दिया नॉट इक्वल टू। तो अब चूंकि ये बराबर नहीं आ रहे हैं, अर्थ इसका ये हुआ कि A और B आपके पास स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। तो आप लिख सकते हो अतः A और B स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। तो यही आपसे पूछा गया था कि आपको बताना है क्या ये स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। तो इसका उत्तर हो गया नहीं, ये स्वतंत्र घटनाएं नहीं हैं। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 11 पर आ जाते हैं। तो देखिए यहां पर आपको बोला गया है कि A और B दो स्वतंत्र घटनाएं हैं, जबकि PA दिया हुआ है 0.3, PA मतलब A के घटित होने की प्रायिकता, और PB दिया हुआ है 0.6 अर्थात B के घटित होने की प्रायिकता। तो देखिए आपको यहां पर 4 भाग दिए हुए हैं,
पहले वाले भाग को सबसे पहले हम हल करेंगे। इसमें आपको बोला गया है पी, ए और बी, ये आपको देखो निकालना है। तो देखिए, अगर आपको इनका मतलब तुरंत समझ में आ जाओ, अगर आप नोटेशन सही लिख पाएंगे तो आप बहुत आसानी से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। पी, ए और बी लिखा हुआ है, तो पी को तो हमने ऐसे लिखा, देखिए ए हमने ऐसे लिखा, और का मतलब होता है तथा, मतलब इंटरसेक्शन, ए तथा बी दोनों हो रहे हो तो हमने ये लिख दिया। तो अब आपको समझ में आ गया कि पी ए इंटरसेक्शन बी हमको निकालना है। और आपको पहले ही पता है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाओं के लिए आप जानते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी आपके पास होगा पी ए गुणा पी बी के बराबर। अब देखिए पी ए आपके पास है 0.3 और पी बी है आपके पास 0.6, तो आप गुणा किया आपने, तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 0.18 के बराबर। तो इस तरीके से पी ए इंटरसेक्शन बी अर्थात पहला वाला भाग आपके पास हल हो जाएगा। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तो देखिए दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि पी ए और बी नहीं, अर्थात ए तो होना है लेकिन साथ साथ बी ना हो, यह भी आपको इंश्योर करना होगा। तो पी देखिए ए होना चाहिए, और के लिए हमने ये लगा दिया, और बी नहीं होना चाहिए, मतलब बी पर केवल डैश लगाया। ध्यान रखें बी पर नहीं लगाया, तो केवल हमने बी पर डैश लगाया। इसको अगर हम समझेंगे तो इसका मतलब ये कहना चाह रहा है प्रश्न कि ए तो हो रहा हो तथा साथ के साथ बी ना हो रहा हो, इस बात की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए ये आपने समुच्चय में एक फॉर्मूला पढ़ा था, भले ही वहां पर पी नहीं था, लेकिन समुच्चय में देखो आपने एक फॉर्मूला ये पढ़ा था कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपके पास होता है ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, इसके बराबर होता है। अब पी लगा देंगे वहां पर तो प्रायिकता बन जाएगी, तो ये आपके पास हो जाएगा पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको देखो ये फॉर्मूला याद भी रखना है, ये काफी महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं। अगर आपको ये फॉर्मूले याद होंगे तो आप काफी आसानी से प्रश्नों को हल कर लेंगे। तो देखिए पी ए आपको दिया हुआ है 0.3 है, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी आप देखो पहले वाले भाग में निकाल ही चुके हैं 0.18। तो अगर आप 0.3 में से 0.18 घटाएंगे तो ये आपके पास 0.12 के बराबर आ जाएगा, अर्थात दूसरे वाले भाग का उत्तर आपके पास आ गया 0.12। अब देखिए तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तीसरे वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया है कि पी ए या बी, तो पी ए या के लिए हम यूनियन का प्रयोग करते हैं, तो ए यूनियन बी हमें इनको निकालना है। तो आप देखो एक बात का यूज करेंगे कि पी ए यूनियन बी आपके पास होगा, फॉर्मूला होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर। क्योंकि देखिए आपने फॉर्मूला जो पढ़ा है उसमें पढ़ा होगा पी ए इंटरसेक्शन बी प्लस पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, यहां पर मैंने माइनस करके लिख दिया यहां पर। तो देखो पी ए अपने को दिया हुआ है 0.3 प्लस पी बी दिया हुआ है 0.6 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, देखो ये 0.18 है ही आपके पास। तो यहां से अगर आप गौर करोगे तो देखो 0.9 आया ये, और 0.9 में से 0.18 यदि आप घटाओगे तो आपके पास ये 0.72 आ जाएगा। तो इस तरीके से तीसरे वाले भाग में पी ए यूनियन बी अर्थात ए यूनियन बी की प्रायिकता आ गई है 0.72। चलिए अब सबसे अंतिम वाले भाग पर चलते हैं, भाग संख्या 4 पर। इसमें आपको बोला गया है कि पी ए और बी में से कोई भी नहीं, इसका मतलब ए भी नहीं तथा बी भी नहीं होना चाहिए। तो पी, अब देखो ए और बी में से कोई भी नहीं, मतलब मैंने आपको बताया ए भी नहीं होना चाहिए तथा बी भी नहीं होना चाहिए, ये हो गया। अब देखो ये हमने बताया ये ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश लिखा है, लेकिन फिर हमने आपको बताया था कि आप इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं पी ए यूनियन बी का होल डैश, क्योंकि डिमाइवर प्रमेय से आपने ये लिख सकती है। और इसको भी आपने सीखा था कि आप लिखेंगे 1 माइनस पी ए यूनियन बी के बराबर। ए यूनियन बी देखिए आप थर्ड वाले पार्ट में निकाल चुके हैं 0.72, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 0.72 अर्थात 0.28। तो इस तरीके से ना तो ए हो ना ही बी हो, इसकी प्रायिकता आ गई है आपके पास 0.28। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 12 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 12 में आप देखिए आपको बोला गया है कि एक पासे को 3 बार उछाला जाता है तो कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको कर लेते हैं। अब आप ये सोचिए कि 3 बार आपने पासे को उछाला, हमें कम से कम एक बार विषम संख्या लानी है,
तो सबसे पहले मैं विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता ज्ञात कर लेता हूं। तो विषम संख्या आने की प्रायिकता, एक पासे को छानने पर विषम संख्या आने की प्रायिकता हम निकाल रहे हैं, यहां पर ध्यान रखें। तो वो आपके पास आ जाएगी 3/6, क्योंकि आपके पास जो सैंपल स्पेस है अर्थात प्रतिदर्श समष्टि है उसमें तो 6 अवयव आएंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि एक पासे को छानने पर यही 6 अंक आ सकते हैं। अब विषम आप देखो, इनमें से केवल 3 अंक हैं आपके पास, 1 3 या 5। अब विषम संख्या आने की प्रायिकता मतलब कुल फेवरेबल 3 अंक हैं, 1 3 5 में से कुछ भी आ जाए तो 3 हो गए अंक, बटे 6 अंक मतलब कुल अवयव कितने थे, तो वो 6 थे। तो ये आपके पास आ गया 1/2 के बराबर। अब आप ये देखो कि आपको निकालना है कि कम से कम एक बार विषम संख्या प्राप्त हो, तो यहां पर लिख लेते हैं कम से कम एक बार विषम संख्या की प्रायिकता बराबर 1 माइनस हमेशा सम संख्या की प्रायिकता। अब ये समझ लेते हैं हमने आखिर ऐसे कैसे लिखा है, क्योंकि अगर आप ये समझ जाएंगे तो काफी आसानी से हो ही जाएगा आपके पास प्रश्न। आप ये समझिए कि आपके पास 3 बार चाल दी गई है पासे को छानने की। अगर आप हमेशा सम संख्या लेके आएंगे और उसको एक में से घटा दें तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब ये होगा कि कम से कम एक बार विषम संख्या जरूर आएगी। तो देखिए 1 माइनस 3 बार उछालने और तीनों बार सम संख्या है, तभी तो हम बोलेंगे हमेशा सम संख्या आई। तो देखिए पहली बार सम संख्या आने की प्रायिकता 1/2, दूसरी बार उछालेंगे तब भी सम संख्या आने की प्रायिकता तो 1/2 ही होगी। यहां पर देखिए सम संख्या आने की प्रायिकता भी अगर हम निकालेंगे तो वो आपके पास 3/6 ही आएगी, मतलब 1/2। तो ये 1/2 मैं यहां पर लिख रहा हूं, ये भी 1/2 आ गया। तो ये आ गया 1 माइनस 1/8। जब आप इसको हल करेंगे तो देखिए ये आपके पास आ जाएगा 7/8, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर आपने निकाल लिया एक मेथड से। अब मैं आपको देखो इस प्रश्न को दूसरे मेथड से भी समझा सकता हूं। तो दूसरा मेथड भी हम समझेंगे आखिर मेथड 2 कौन सा हो सकता है। मेथड 2 थोड़ा सा इससे तो थोड़ा लेंदी है, वैसे तो काफी सिंपल ही है, आप कोई सा भी मेथड अपने प्रश्न में लगा सकते हैं। तो देखिए अब हम इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट का यूज किया था पहले मेथड में, हमने उसमें क्या किया कि एक में से वो सभी तरीके घटा दिए जब हमेशा सम संख्या आ रही थी। अब आप देखो कुछ और तरीके से इसको कैसे समझ सकते थे कि कम से कम एक बार विषम संख्या आनी है, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी थी। कम से कम एक बार विषम संख्या की प्रायिकता ये आपको निकालनी है। अब मैं यहां पर कुछ नोटेशन लिख देता हूं, उसको समझ लीजिएगा। पहले तो मैं बोल रहा हूं कि सम संख्या आने के लिए मैं ई का प्रयोग कर रहा हूं, और विषम संख्या के लिए मैं ऑड मतलब ओ का प्रयोग करूंगा। वो कैसे? क्योंकि देखो ई मतलब इवन नंबर होता है, इसलिए मैंने सम संख्या को ई से प्रदर्शित कर दिया, ओ मतलब ऑड होता है जो कि विषम संख्या की अंग्रेजी है, तो मैंने ओ से प्रदर्शित कर दिया। अब देखिए कैसे कैसे 3 बार में से कम एक विशाल विषम संख्या आ सकती है। तो एक कम से कम का मतलब होता है कि एग्जैक्ट में आप बना लो, कम से कम एक बार का मतलब या तो एक बार हो। देखिए एक बार विषम संख्या कैसे कैसे आ सकती है, पहली बार में उछाला तो ऑड आ जाए मतलब विषम आ जाए, फिर इवन आ जाए और फिर इवन आ जाए, प्लस देखिए ये भी संभव है ई ओ ई आ जाए, मतलब पहली बार में इवन मतलब सम आ जाए, फिर विषम फिर सम आ जाए, प्लस ये भी संभव है कि सम आ जाए पहली बार में, फिर सम आ जाए, फिर विषम आ जाए। ये एक बार विषम की आ गई, लेकिन कम से कम एक बार बोला है मतलब 2 बार विषम वाले भी चाहिए होंगे। 2 बार विषम के देखो स्टार्टिंग की दोनों में विषम आ जाए फिर सम आ जाए, प्लस हो सकता है विषम सम विषम आ जाए, और हो सकता है सम विषम विषम हो जाए, प्लस अब 3 बार भी विषम आ जाए, वो भी तो केस इसमें आएगा क्योंकि कम से कम एक बार बोला है, तो तीनों बार विषम हो जाए, तो ये आपके पास आ गया। अब यहां से आप देखो अगर हम इसको हल करें तो ऑड आने की प्रायिकता मतलब विषम आने की प्रायिकता 1/2, इवन आने की प्रायिकता मतलब सम आने की प्रायिकता भी 1/2, ये भी 1/2, सब कुछ 1/2 ही है। तो बस आपने इस तरीके से ये लिख दिया है, यहां पर इंटू 1/2 यहां पर भी आ गया आपके पास, प्लस देखिए यहां पर भी 1/2 1/2 1/2 हो गया आपके पास,
फिर आप देखोगे ओ ओ ई है तो ओ की प्रायिकता 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 आ गई, तो 1/2 1/2 1/2 यहां पर भी चलता रहेगा। तो इस तरीके से देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं आपके सामने, यहां भी देखिए आपके पास आ जाएगा 1/2 1/2 1/2 और अंत में ओ ओ ओ है, मतलब विषम आने की प्रायिकता 1/2, फिर विषम आ जाए 1/2 प्रायिकता, फिर विषम आ जाए तब भी 1/2 प्रायिकता है आपके पास, तो आपने ये लिख दिया। अब आप ये देखो कि हर वैल्यू को यदि आप थोड़ा सॉल्व करोगे तो देखो ये 1/8 है, ये भी 1/8 है, ये भी 1/8 है, तो इस तरीके से देखो ये सब 1/8 होंगे और ऐसे आपके पास 7 पद आ रहे हैं, तो 1/8 को बेसिकली आप 7 बार जोड़ रहे हैं, तो आपके पास जो आएगा वो 7/8 आ जाएगा। तो आप देख रहे हो चाहे आप मेथड 1 से करो चाहे आप मेथड 2 से करो, दोनों ही मेथड से आपके पास सेम उत्तर ही आएगा। चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 13 की ओर। दो गेंद एक बॉक्स से बिना प्रतिस्थापित किए निकाली जाती हैं। बॉक्स में 10 काली और 8 लाल गेंदें हैं, तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। देखिए पहले वाले भाग को सबसे पहले हल करेंगे जिसमें लिखा हुआ है दोनों गेंदें लाल हो। तो यहां पर हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब क्या है। बिना प्रतिस्थापित किए का मतलब है जब आपने एक गेंद निकाली है तो उसको आप अलग हटा के अलग रख दो, दोबारा उस बॉक्स में नहीं मिलाना है। तो यहां से 10 काली गेंदें हैं मतलब 10 ब्लैक बॉल्स हो गई, तो मैंने बी से लिख दिया, और 8 लाल गेंदें हैं मतलब 8 रेड बॉल्स हो गई, तो मैंने आर से लिख दिया। पहले वाले भाग में है आपके पास कि दोनों गेंदें लाल हो, तो पहले वाले भाग को हल करते हैं। दोनों गेंदें लाल हो मतलब पहली गेंद भी लाल हो और दूसरी गेंद भी लाल हो, तो ये देखो प्रायिकता मैं लिख रहा हूं, सीधे पी से डिनोट करता हूं आपके सामने। पहली गेंद भी लाल हो और दूसरी गेंद भी लाल हो, तो कुछ इस तरीके से आपके पास आएगा। तो आर आर बेसिकली आपके पास आ गया, पहली गेंद भी लाल और दूसरी गेंद भी रेड। तो पहली गेंद रेड होने की प्रायिकता देखिए, टोटल 8 गेंद थी रेड स्टार्टिंग में, और कुल गेंदें देखोगे तो वो तो 18 हैं, 10 और 8 18 हो गई, गुणा अब दूसरी गेंद लाल होनी चाहिए, लेकिन बोला गया है बिना प्रतिस्थापित किए, मतलब जो आपने पहली गेंद जो निकाली है ना 8/18 ये वाली निकाली, इसको हटा के अलग रख दिया। तो आप खुद सोचिए कि अब आपके पास 10 काली बची होंगी, 7 लाल बची होंगी, क्योंकि 8 में से एक तो आपने पहली निकाल दी। तो अब आपको लाल निकालनी है, तो 7/17 आपके पास हो जाएगा, क्योंकि अब 17 गेंद रह गई होंगी टोटल। तो इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा। अगर आप इसको थोड़ा सा सरल करोगे तो देखो हम क्या करते हैं, इसे 2 से कैंसिल करते हैं, तो 2 चौका 8 और ये 2 ने 18 हो गया। तो ये हो जाएगा आपके पास 4 गुणा 7 अर्थात 28/17 गुणा 9 आपके पास आएगा। 17 गुणा 9 ये देखिए आपके पास हो जाएगा 153। तो इस तरीके से आपका ये पहला वाला भाग हल हो जाएगा। तो अब देखो दूसरे वाले भाग पर हम आ जाते हैं। देखिए दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि आपको प्रायिकता निकालनी है कि प्रथम गेंद काली हो दूसरी लाल हो। तो यहां पर देखिए प्रथम काली हो और दूसरी लाल हो, उसको समझ लेते हैं। प्रायिकता मतलब मैं सीधे पी लिख रहा हूं एक बार में, आंसर मतलब। अब देखिए प्रथम काली और दूसरी लाल, मतलब इन्होंने पहले से ही आपको बता भी दिया कि काली जो होनी चाहिए वो पहली वाली गेंद ही होनी चाहिए। तो मान लीजिएगा ये पहला वाला पहले लिख दिया और फिर ये रेड मतलब लाल होनी चाहिए, तो यही केस बन सकता है। अब देखिए पहली गेंद काली होने की प्रायिकता, टोटल काली गेंद है 10 और कुल गेंदें अगर देखूंगा तो वो 18 हैं, इनको जोड़कर गुणा। अब एक गेंद आपने काली जो निकाली उसको आपने बाहर कर दिया, क्योंकि बोला गया प्रतिस्थापित नहीं करना है। तो अब आप देखो रेड गेंद निकालनी है, रेड तो अब 8 ही बची हुई है ना, क्योंकि आपने तो अभी काली निकाली है। तो आपके पास 8 बची और कुल गेंद आप 17 बची हैं, क्योंकि एक काली तो आपने बाहर निकाल दी। तो ये आपके पास आ गया। अगर आप इसे थोड़ा सा सरल करो तो देखिए हम इसे 2 से कैंसिल कर सकते हैं, तो 2 पंजे 10 और 2 ने 18 आ गया। तो ये आपके पास हो जाएगा 5 गुणा 8 अर्थात 40/17 गुणा 9 153। तो इस तरीके से दूसरे वाले भाग का उत्तर 40/153 आ जाएगा। अब देखिए तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। तीसरे वाले भाग में बोला कि एक काली गेंद हो तथा एक लाल हो। अब यहां पर आपको थोड़ा समझना है कि एक काली तथा एक लाल गेंद बोली गई है, तो अब यहां पर आपको क्रम नहीं बताया गया कि कौन सी काली हो और कौन सी लाल हो, बस ये बोला गया कि एक काली हो और एक लाल हो। तो हो सकता है पहली गेंद काली हो और दूसरी गेंद लाल हो जाए, या संभव है कि पहली गेंद लाल हो जाए और दूसरी गेंद काली हो जाए। तो आपने देखा यहां पर हमने ऑर्डर जो है मतलब क्रम भी मैटर करेगा ना, जबकि दूसरे वाले में पहले ही बोल दिया गया पहली गेंद काली होनी चाहिए थी। यहां पर पहली ना बोलकर बस बोला है कि एक गेंद काली और एक गेंद लाल, तो उसके लिए 2 केस हमने बना दिए। ये आपको समझ में आ गए।
तो अब देखो, पहली गेंद काली हो 10/18, क्योंकि काली गेंदें टोटल 10 हैं। काली गेंद जब आपने निकाल ली एक, तो अब आपके पास टोटल 17 गेंद बची, लेकिन लाल तो अभी 8 है पूरी की पूरी, प्लस पहली गेंद लाल बनाते हैं, मतलब निकालते हैं, तो 8/18 हो गया, गुणा अब जब आपने एक गेंद निकाल ली लाल वाली, हटा दिया उसे, तो अब 17 गेंद बची। अब काली देखिए कितनी गेंद बची है, उसमें तो 10 ही गेंद बची है, तो ये आपके पास आ गया। तो अगर आप देखो थोड़ा सा इसको सरल करो, तो ये देखो 2 से कैंसिल करते हैं, ये 5 हो गया और ये 9 हो गया। यहां पर भी 2 से कैंसिल करते हैं, तो ये 5 हो गया और ये आपके पास 9 हो जाएगा। तो देखिए 5 गुणा 8 ये आ जाएगा 40/17 गुणा 9 153, प्लस इसको भी हल करोगे तो ये भी आपके पास देखो 40/153 आ जाएगा। और यदि आप थोड़ा से और देखो, मतलब सरल करना है, जोड़ना है, तो ये आ जाएगा 80/153। तो इस तरीके से जो तीसरा वाला भाग है उसमें जो प्रायिकता आएगी वो 80/153 आ जाएगी। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहां पर हमने तीनों भागों को एक एक करके आसानी से हल कर दिया है। प्रश्न संख्या 14 को पढ़ लेते हैं अभी हम। एक विशेष समस्या को ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 दी हुई है और 1/3 दी हुई है। यदि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करने का प्रयास करते हैं तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहला वाला भाग है समस्या हल हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम प्रश्न को समझें, सबसे पहले तो समझ लीजिएगा, ए द्वारा और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकता दी हुई है 1/2 और 1/3। तो अगर मैं पी ए लिखूं, मतलब ए के द्वारा हल करने की प्रायिकता, ये हो गई 1/2, और पी बी मतलब बी के द्वारा हल करने की प्रायिकता हो गई 1/3। फिर आप देखो कि बोला गया कि दोनों स्वतंत्र रूप से समस्या हल करते हैं, मतलब आपको समझ बता दिया गया है कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं आपस में। अब कैसे हम समझ रहे हैं स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि बोल दिया गया स्वतंत्र रूप से हल करते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि ए हल कर पाए या नहीं कर पाए इस बात का कोई भी इफेक्ट बी पर नहीं पड़ रहा। बी का हल करना और ए का हल करना बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। हो सकता है ए हल कर पाए और बी ना कर पाए, हो सकता है ए हल कर ले बी भी हल कर ले, तो कुछ भी ऐसा संभव है। अब पहले वाले भाग में आपसे बोला गया है कि समस्या हल हो जाएगी, केवल इस बात की आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो देखिए इसको मैं 2 मेथड से आपको समझाऊंगा। पहले वाले भाग को मेथड 1, देखिए आप जानते हैं कि अगर मैं समस्या को केवल हल करना चाहता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि समस्या हल ना हो उसको एक में से घटा दूंगा, क्योंकि किसी बात का होना या नहीं होना इन दोनों की प्रायिकताओं का योगफल 1 होता है। तो मैं क्या करता हूं कि समस्या के हल होने की प्रायिकता, मतलब वो हो जाएगा मेरे पास 1 माइनस समस्या कोई भी हल ना कर पाए। तो देखिए ये आपके पास हो जाएगा 1 माइनस कोई भी हल ना कर पाए, मतलब ए भी हल ना कर पाए, तथा साथ के, तथा मैं बोल रहा हूं मतलब इंटरसेक्शन, तो ए हल ना कर पाए मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये आपके पास हो जाएगा। तो देखिए अब यहां पर आप देखो ये तो आपके पास स्वतंत्र घटना है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस पी ए इंटू पी बी। तो अगर आप गौर करेंगे तो पी ए है आपके पास 1/2 और पी बी है आपके पास 1/3, तो 1 माइनस 1/2 गुणा 1/3 आ गया, तो ये आ गया 1 माइनस 1/6। हल करने पर ये आपके पास 5/6 आ जाएगा। तो ये आपका पहला वाला भाग आ गया। अब मैंने आपको बताया कि मैं इसको दूसरे तरीके से भी आपको समझाऊंगा, तो उसको भी समझ लीजिएगा। दूसरा तरीका इसका क्या है कि यहां पर हम प्रॉपर तरीके से एक एक करके देखेंगे कि कौन कौन से तरीके हो सकते हैं कि समस्या हल हो जाए। तो देखिए समस्या कैसे कैसे हल हो सकती है। पी मतलब प्रायिकता निकाल रहा हूं सीधे एक बार में। हो सकता है ए भी हल कर ले जबकि बी भी हल कर ले, ऐसा भी पॉसिबल है। हो सकता है ए हल कर ले लेकिन बी हल ना कर पाए। हो सकता है कि ए हल ना कर पाए और बी हल कर ले। तो यही 3 केस बनेंगे कि या तो दोनों हल कर लें तब भी समस्या हल हो जाएगी, या ए हल कर ले बी ना कर पाए, या बी कर ले ए ना कर पाए, तो यही सब केस बनेंगे।
और चूंकि ये स्वतंत्र घटना है इसलिए मैंने गुणा करके लिख दी है, क्योंकि आपको पता है पी ए इंटरसेक्शन बी पी ए इंटू पी बी होता है। स्वतंत्र घटनाओं में सभी इंटरसेक्शन गुणा में बदल जाते हैं, बस इस बात का ध्यान रखें। तो देखिए पी ए इंटू पी बी मतलब 1/2 गुणा 1/3 प्लस पी ए, ये देखो आपके पास हो गया 1/2 इंटू पी बी डैश है मतलब बी ना कर पाए तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी बी प्लस पी ए डैश, ये हो गया 1 माइनस पी ए इंटू पी बी है आपके पास 1/3। तो अब यहां पर आप मान लगाओगे तो ये तो देखो 1/6 आ गया प्लस 1/2 गुणा, ये देखो 1 माइनस पी बी है आपके पास 1/3 प्लस 1 माइनस पी ए मतलब पी ए है आपके पास 1/2, ये आपके पास देखो यहां से हो गया। तो अगर आप गौर करोगे तो ये है आपके पास 1/6 प्लस देखो ये 2/3 आएगा तो 1/2 गुणा 2/3 प्लस देखिए ये आ गया 1/2 गुणा 1/3। तो अगर आप गौर करें तो ये आपके पास आ गया यहां से 1/6 प्लस देखिए ये आ गया आपके पास 2/6 प्लस 1/6। तो हल करने पर ये आपके पास 4/6 आ जाएगा। तो अगर आप देखो इसको सरल करो थोड़ा तो ये 2 से कैंसिल करेंगे तो ये आपके पास 2/3 आ जाएगा। तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। पहले वाले में हमने मेथड 1 में निकाला है तो 5/6 आया, मतलब हमने यहां पर कुछ गलती की है, इस बार देख लेते हैं। देखिए ये हमने क्या गलती करी है कि जब ए बी हल ना कर पाए तो ये ए डैश इंटू पी बी डैश आएगा, मतलब ये आपके पास आएगा, उसको लिख लेते हैं ढंग से एक बार। ये हमने यहां पर गलती कर दी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखो ये आ गया पी ए डैश मतलब 1 माइनस पी ए, तो 1 माइनस 1/2 1/2 ही आएगा, ये 2/3 आ जाएगा। तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 1 माइनस 1/3 आया अर्थात 2/3 आ गया। तो अब आप देख लो कि हमने मेथड 1 और मेथड 2 दोनों तरीके से हल किया, दोनों से हमारा सही आंसर ही आ रहा है, बस हमने यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलिए अगले वाले भाग पर आ जाते हैं। अगले वाले भाग में आपसे बोला गया है कि आपको इस बात की प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उनमें से तथ्यतः कोई एक समस्या हल कर लेता है। देखिए तथ्यतः इस बात पर जोर दे रहा है कि कोई एक समस्या हल करेगा, मतलब केवल एक को ही हल करनी है, ऐसा ना हो कि दोनों हल कर लें। तो चलिए हम दूसरे वाले भाग को करते हैं। तो देखिए इसकी प्रायिकता हम करें तो देखो दो ही केस बन सकते हैं कि या तो ए कर ले और बी ना कर पाए, तभी तो किसी एक ने किया, केवल ए ने किया, प्लस अब हम कर रहे हैं ए ना कर पाए जबकि बी कर ले, तो हमने इस वाले को लिख दिया। अब देखो कुछ छात्र इसमें क्या करेंगे, कुछ छात्र बोलेंगे कि सर समस्या हल होनी है तो हम ये भी तो लिख सकते हैं ए और बी दोनों कर रहे हैं, लेकिन आपको प्रश्न में बोल दिया गया कि तथ्यता एक ही करना है, किसी एक को, मतलब एग्जैक्ट एक ही कर पाए, तो इसलिए हम केवल इन दोनों को ही लिखेंगे। तो अब देखो पी ए 1/2 पी बी का डैश है, पी बी डैश है मतलब 1 माइनस पी बी प्लस पी ए डैश मतलब 1 माइनस पी ए इंटू पी बी मतलब 1/3। तो अगर आप देखो इस थोड़ा सा इसको सरल करो तो 1/2 गुणा पी बी है 1/3 तो 1 माइनस 1/3 2/3 आ गया, प्लस पी ए है 1/2 तो 1 माइनस 1/2 1/2 आ गया गुणा 1/3 आ गया। तो देखो जब आप इनको हल करोगे तो लासापा मैं 6 ही रहने देता हूं, मैं इसको थोड़ा सरल नहीं करता हूं, सरल करेंगे तो दोबारा लासापा लेना पड़ेगा, इसलिए हम लासापा तो 6 लेने देते हैं। तो 2/6 प्लस 1/6 आया अर्थात 3/6 आया, और इसको अगर आप 3 से कैंसिल कर दें तो देखो ये एक बार और ये 2 बार हो गया। तो आपके पास जो उत्तर आएगा अर्थात प्रायिकता जाएगी, अभीष्ट प्रायिकता वो 1/2 हो जाएगी। अब देखो प्रश्न संख्या 15 को पढ़ लेते हैं। ताश की 52 पत्तों की एक सुमिश्रित गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छा निकाला जाता है। तो देखो सबसे पहले इसको समझ लें, सुमिश्रित का मतलब है सब फट्टे हमने सब पत्ते हमने एक तरीके से फेंट दिए अच्छी तरीके से। यादृच्छा मतलब रैंडमली एक निकाल लिया, मतलब झटके से हमने कोई एक पत्ता निकाल लिया। फिर आगे बोला गया कि निम्नलिखित में से किन दिशाओं में घटनाएं ई और एफ स्वतंत्र हैं। तो स्वतंत्र घटनाएं बेसिकली आपको चेक करनी है, ये हम आपको वैसे फॉर्मूला पहले ही बता चुके हैं कि अगर पी ई इंटरसेक्शन एफ आपने निकाला और वो आपके पास पी ई गुणा पी एफ के बराबर आ गया, तब आप बोलते थे कि ई तथा
एफ स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अगर ऐसा नहीं होता है तब आप बोलेंगे स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। चलिए अब हम पहले वाले भाग को देख लेते हैं। इसमें बोला गया है कि ई जो है वो है घटना कि निकाला गया पत्ता हुक्म का है, और एफ वाली घटना है कि निकाला गया पत्ता इक्का का है। तो यहां पर देखो सबसे पहले पत्तों के बारे में भी बातें हो रही हैं, हुक्म, इक्का, बादशाह, काले रंग, ऐसे करके बातें हो रही हैं। तो मैं एक बार आपको ये सब समझा देता हूं, क्योंकि कुछ छात्रों को ऐसा होगा कि उन्होंने ताश के पत्तों के बारे में नहीं पता होगा। तो देखिए सबसे पहले समझ लीजिएगा कि ताश में टोटल आपके पास 52 पत्ते होते हैं, और वो 4 तरीके के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें रंग अगर बोलेंगे तो 2 रंगों के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं, बराबर बराबर पत्ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है 13-13 पत्ते होते हैं, 13 पत्ते, यहां भी 13 पत्ते किसी के होंगे, यहां पर देखो 13 पत्ते होंगे किसी के, और यहां पर 13 पत्ते होंगे। तो देखो मैंने आपको बता भी दिया कि ये पत्ते जो 13 पत्ते होंगे इनको बोलते हैं हुक्म के, ये काले रंग के होते हैं, तो देखो मैंने काले से ही लिखा है। 13 पत्ते एक और होते हैं, ये होते हैं चिड़ी के, ये भी काले रंग के होते हैं, इसलिए मैंने काले से लिखा है। देखिए 13 पत्ते होते हैं एक पान के, तो ये देखो मैंने लाल से लिखा है क्योंकि लाल रंग के होते हैं, और 13 पत्ते अलग से होते हैं वो ईंट के होते हैं, ये भी लाल रंग के ही होते हैं। तो अगर आपको पता लगाना हो कि आखिर कुल कितने पत्ते आपके पास काले रंग के हैं, तो काले रंग के देखो 13 ये और 13 ये, तो टोटल 26 पत्ते। लाल रंग के कोई पत्ते पूछेगा तो लाल रंग के देखो 13 पत्ते ये और 13 पत्ते ये, तो टोटल 26 पत्ते लाल रंग के होते हैं। तो काले पत्ते 26 और लाल पत्ते 26, जबकि 4 प्रकार के हैं, हुक्म, चिड़ी, पान और ईंट, इन सभी के 13-13 पत्ते होते हैं। अब समझ लेते हैं कौन कौन से पत्ते होते हैं। तो देखिए हर किसी में सेम तरीके के पत्ते होते हैं, मतलब सबसे पहले 2 की, तिग्गी, चौगी, 5, 6, 7, 8, 9, 10वां होता है गुलाम, वो 10, और फिर आता है गुलाम, गुलाम को हम जे से प्रदर्शित करते हैं। फिर आता है आपके पास क्वीन मतलब रानी, फिर आता है बादशाह अर्थात किंग, और फिर आता है इक्का मतलब एस। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, ये होता है गुलाम, ये होता है क्वीन मतलब रानी, ये होता है बादशाह मतलब किंग, और ये होता है इक्का मतलब एस। तो जैसे ये 13 पत्ते आप देख सकते हो गिनकर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 पत्ते यहां पर है। सेम 13 पत्ते ही, मतलब बिल्कुल ये नंबर लिखे होंगे, बस 13 पत्ते चिड़ी का चिन्ह बनना होगा और काले रंग के होंगे। देखिए हुक्म का जो रंग होता है मैं आपको बता भी देता हूं, हुक्म का रंग जो होता है वो कुछ इस तरीके, मतलब जो आकार होता है, आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से आपके पास होती है। हुक्म की आकृति, जो चिड़ी की आकृति होती है वो कुछ इस तरीके से आपके पास होगी, कुछ इस तरीके से होगी, मैं इतना अच्छा तो नहीं बना पाऊंगा। पान की आकृति जो होती है वो काले रंग का होता है और वो कुछ इस तरीके का होता है। और जो ईंट की आकृति होती है जिसको हम इंग्लिश में डायमंड बोलते हैं, वो कुछ इस तरीके के आकार की होती है। तो ये मैंने आपको आकृतियां भी बता दी, और हर किसी में बिल्कुल एक जैसे पत्ते होंगे, जैसे इसमें भी देखो दुग्गी, तिग्गी ऐसे करके चल रहा होगा, और ये सब चल रहे होंगे, इसमें भी ऐसे चल रहे होंगे, इसमें भी ऐसे चल रहे होंगे। तो अब आप प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले वाले भाग में आपको बोला गया है कि ई है निकाला गया पत्ता हुक्म का, मतलब पहले पी ई निकालूंगा, एफ दिया हुआ है निकाला गया पत्ता इक्का का है, पी एफ भी निकालूंगा, और फिर पी ई इंटरसेक्शन एफ भी निकालेंगे। चलिए निकाला गया पत्ता हुक्म का होना चाहिए। तो अब देखिए हुक्म के कुल कितने पत्ते हैं, हमने आपको बताया हुक्म के देखो टोटल 13 पत्ते हैं, ये हुक्म के पत्ते हैं, टोटल 13 पत्ते हैं ऐसे। तो प्रायिकता हो जाएगी 13 बटे कुल पत्ते हैं 52, 13 बटे 52 अर्थात 1/4। पी एफ मतलब निकाला गया पत्ता इक्का है। अब देखिए इक्का कितने होंगे, देखो हुक्म में देखो एक इक्का आया है, इसी तरीके से चिड़ी में भी एक इक्का आएगा, पान में भी एक इक्का आएगा, और ईंट में भी एक इक्का आएगा। तो टोटल इक्के कितने हो गए अपने पास, 4 हो गए। तो पी एफ हो गया 4/52, क्योंकि 52 तो कुल पत्ते थे, तो ये आपके पास आ गया 1/13। तो अब पी ई इंटरसेक्शन एफ निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब हुआ कि ई भी घटित हो जाए तथा साथ के साथ एफ भी घटित हो जाए, मतलब निकाला गया पत्ता हुक्म का तो हो लेकिन इक्का भी हो। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं हुक्म का इक्का हो जाए। तो हुक्म का इक्का तो देखिए केवल एक ही पत्ता है आपके पास,
तो हुक्म का एक का एक ही पत्ता है, तो 1/52 आपके पास आ जाएगा। अब आप यहां पर देखो PE गुणा PF निकालकर, PE है आपके पास, देखो यहां पर 1/4 और PF है आपके पास 1/13, मतलब 1/52 आया। तो चूंकि आप देख रहे हैं कि PE इंटरसेक्शन F बराबर PE गुणा PF, मतलब बराबर आ गई आपके पास। तो अब आप बोल सकते हैं कि अतः पहले वाले भाग में E तथा F स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये पहला वाला भाग आपके पास हल हो गया। दूसरे वाले भाग पर चलते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि ई जो घटना है वो है निकाला गया पत्ता काले रंग का है, जबकि एफ जो घटना है वो है निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। तो चलिए अब पीई पीएफ और पी इंटरसेक्शन एफ तो हम यहां पर भी निकालेंगे। तो पीई निकालते हैं पहले, फिर पीएफ निकालेंगे और फिर पी इंटरसेक्शन एफ भी हम निकालेंगे। यहां पर पीई था आपके पास कि निकाला गया पत्ता काले रंग का होना चाहिए। काले रंग के देखिए टोटल कितने पत्ते हैं अपने पास, 26 पत्ते हैं। तो पीई हो जाएगा 26/52, क्योंकि टोटल तो 52 पत्ते हैं जबकि 26 काले रंग के हैं। पीएफ, पीएफ है आपके पास निकाला गया पत्ता एक बादशाह है। बादशाह मतलब देखिए बादशाह एक हुक्म में आएगा, एक चिड़ी में आएगा, एक पान में आएगा और एक ईंट में आएगा, तो टोटल 4 बादशाह हो सकते हैं। एक बादशाह निकालने की प्रायिकता आपके पास आ जाएगी 4/52, मतलब इसको देखो हल करोगे तो 1/2 आ जाएगा, इसको हल करोगे तो 1/13 आ जाएगा। पीई इंटरसेक्शन एफ बोलते हैं, मतलब ई भी हो जाए तथा साथ के साथ एफ भी हो जाए, मतलब एक पत्ता जो आप निकाल रहे हैं वो काले रंग का तो हुई लेकिन वो बादशाह भी हो जाए। तो काले रंग के बादशाह आप देखिए कितने हो सकते हैं, काले रंग के बादशाह आपके पास 2 हो सकते हैं। आप समझते हैं क्यों? देखो एक बादशाह काले रंग में देखो ये आ गया हुक्म का, और काले रंग का एक बादशाह यहां पर भी आएगा, तो टोटल 2 बादशाह हो सकते हैं आपके पास। तो ये आपके पास हो जाएगा 2/52। जब आप इसको हल करोगे तो ये आपके पास 1/26 आ जाएगा। तो अब यहां पर देखो पीई गुणा पीएफ निकाल कर देख लेते हैं एक बार। पीई इंटू पीएफ, देखो 1/2 गुणा 1/13 करिए, 1/26 आ जाएगा। अब देखो 1/26 आया आपके पास, और यहां से आपको पता है कि जो पीई इंटरसेक्शन एफ हमने निकाला वो भी 1/26 है आपके पास। तो आप गौर करने पर पा रहे हैं कि चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ आपके पास आ रहा है पीई गुणा पी एफ के बराबर, इसलिए आप बोल सकते हैं कि ई तथा एफ दोनों परस्पर स्वतंत्र घटनाएं हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका दूसरा वाला भाग भी हल हो गया है। चलिए अब हम तीसरे वाले भाग पर आते हैं। तीसरे वाले भाग में पढ़ते हैं। तो इसमें आपको बोला गया है कि ई जो घटना है वो है निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम हो। एफ है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम हो। तो यहां पर आप देखो कि तीसरे वाले भाग पर आ जाते हैं। पीई यहां पर भी निकालेंगे, पीएफ यहां पर भी निकालेंगे और पीई इंटरसेक्शन एफ हम यहां पर भी निकालेंगे। देखिए ई था अपने पास कि निकाला गया पत्ता एक बादशाह या एक बेगम हो, मतलब या तो बादशाह का हो जाए या बेगम का हो जाए, किसी का भी हो जाए, वो इन दोनों में से ही हो। लेकिन तो देखो आपके पास टोटल 4 बादशाह हैं। देखिए ऐसे 4 बादशाह होंगे और 4 ही रानी होंगी, रानी मतलब बेगम। तो टोटल कुल 8 पत्ते हो सकते हैं फेवरेबल आपके पास। तो पीई आपके पास आ जाएगा 8/52। अगर आप 4 से इसे कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 2/13 के बराबर। चलिए पीएफ के पास चल देते हैं। पीएफ आपको बोला गया है कि निकाला गया पत्ता एक बेगम या एक गुलाम हो। एक बेगम या एक गुलाम अर्थात या तो बेगम हो जाए या एक गुलाम हो जाए, मतलब कुछ भी हो जाए इनमें से। तो आप देखो 4 आपके पास बेगम है मतलब रानियां हैं और 4 ही आपके पास गुलाम है, तो टोटल 8 पत्ते यहां पर भी फेवरेबल हैं आपके पास। तो यहां पर आप लिखेंगे पीएफ हो जाएगा 8/52 अर्थात 2/13। यहां पर भी हो जाएगा क्योंकि आपने 4 से कैंसिल कर दिया। अब पीई इंटरसेक्शन एफ देख लेते हैं।
पीई इंटरसेक्शन एफ में अगर आप देखोगे तो आपको बोला गया है कि इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों काम एक साथ हो जाए, मतलब या तो एक बादशाह या एक बेगम का हो जाए और एक बेगम या एक गुलाम का हो जाए। मतलब आपके पास टोटल देखने हैं कि एक बेगम हो जाए, मतलब देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक बेगम है, मतलब निकाला गया पत्ता एक बेगम हो जाए, ये आपसे इंटरसेक्शन में बोला गया है। और बेगम तो आपके पास 4 होती हैं, तो ये 4/52 हो जाएगा। हल करोगे तो ये 1/13 आपके पास आ जाएगा। तो अब आप पीई गुणा पीएफ निकाल कर देखेंगे। चलिए निकालते हैं। पीई इंटू पीएफ, देखिए 2/13 गुणा 2/13, तो ये आपके पास आ गया 4/169। जबकि पीई इंटरसेक्शन एफ आपने निकाला वो आपके पास 1/13 ही है। तो आपने देखा कि चूंकि पी ई इंटरसेक्शन एफ इज नॉट इक्वल टू पीई गुणा पी एफ, अतः आप बोल सकते हैं कि ई तथा एफ दोनों परस्पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। तो इस तरीके से आपका तीसरा वाला भाग भी हल हो गया। तो हमने पहले वाले भाग में देखा कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं थी, दूसरे वाले भाग में भी जब हमने देखा तो देखा कि दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, जबकि तीसरे वाले भाग में ये दोनों परस्पर स्वतंत्र घटनाएं नहीं होंगी। अब देखो प्रश्न संख्या 16 की तरफ हम बढ़ते हैं। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी हिंदी का, 40% विद्यार्थी अंग्रेजी का और 20% विद्यार्थी दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छया चुना जाता है। और देखिए आपको पहले वाले भाग में बताया गया है कि प्रायिकता ज्ञात करनी है कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। तो देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम जो जो पता है उसको लिख लेते हैं। अगर हम देखें परसेंटेज में दिया गया है, इसका मतलब आप बटे जब करेंगे तो अब 100 से करोगे क्योंकि परसेंट की बात हो रही है। तो PH मतलब हिंदी का अखबार पढ़ने वाले विद्यार्थी मतलब छात्राएं जो हैं वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी 60/100, तो ये आ जाएगा 6/10 और हल करने पर ये 3/5 आ जाएगा क्योंकि 2 से आपने कैंसिल कर दिया इसे। इसी तरीके से PE की बात करते हैं तो केवल अंग्रेजी का पढ़ने वालों विद्यार्थियों की संख्या है यहाँ पर 40/100, प्रायिकता हम निकालने हैं तो 20 से अगर कैंसिल करूंगा तो ये आ जाएगा 2/5। और 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं, मतलब दोनों का मतलब हो गया वो हिंदी भी पढ़ते हैं तथा अंग्रेजी भी पढ़ते हैं। तो उसको अगर आप नोटेशन में लिखेंगे तो हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, मतलब इंटरसेक्शन आप बनाएंगे तो ये हो जाएगा 20/100, तो ये आ जाएगा 1/5। अब देखो कुछ छात्रों को ये कभी कभार कंफ्यूजिंग लगता है कि कैसे हमने किया है। आप देखो क्या किया करो कि जब भी परसेंट की बात हो जाए तो आप उसको 100 में बदल लो। 100 का 60% देखेंगे तो 60 विद्यार्थी हिंदी का अखबार पढ़ते हैं, टोटल विद्यार्थी आप 100 मान लो और आपको समझ में आएगा कुल विद्यार्थी यदि 100 हैं तो परसेंटेज निकालना काफी आसान होता है। तो 100 का 60% 60 ही होता है, तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या हो गई 60/100। प्रायिकता हम निकाल रहे हैं तो 3/5। इसी तरीके से PE निकालोगे मतलब अंग्रेजी पढ़ने वाले छात्रों की प्रायिकता तो 40/100 अर्थात 2/5 हो गई। और H इंटरसेक्शन E की प्रायिकता अगर निकालोगे तो 20/100 अर्थात 1/5 आपके पास आ जाएगी। तो आप वैसे भी समझ सकते थे। अब आप यहां पर गौर करो कि प्रश्न में तो आपको यह बोला गया है कि वह ना तो हिंदी और ना ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती हो, यह प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो पहले तो समझ लें कि करना क्या है, पहले वो अगर हमें नोटेशन में पता लग जाएगा तो हम काफी आसानी से कर लेंगे। प्रायिकता ज्ञात करनी है अर्थात P लगा दिया, ना तो हिंदी अर्थात हिंदी नहीं पढ़नी है, और मतलब तथा इंटरसेक्शन ना ही अंग्रेजी पढ़नी है, मतलब ये कुछ इस तरीके से यही आपको वैल्यू निकालनी है। जब आपको ये समझ में आ गया कि ये आपको निकालनी है तब आप देखिए डिमॉइवर से हमने पढ़ा था कि आप इसको लिख सकते हैं PH यूनियन E का डैश, और इसको आप लिख सकते हैं 1 - PH यूनियन E। ये आ गया आपके पास। इसको आप समीकरण संख्या 1 मान लीजिएगा। समीकरण संख्या 1 में हम बाद में आंसर निकालेंगे, पहले PH यूनियन E तो अपने पास आ जाए। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है कि PH यूनियन E प्लस PH इंटरसेक्शन E, ये आपके पास होगा PH प्लस PE के बराबर। तो यहां से अगर आप गौर करो PH यूनियन E ये तो आपको निकालना है समीकरण संख्या 1 में रखने के लिए, प्लस PH इंटरसेक्शन E ये 1/5 हो गया, बराबर PH
ये देखिए आपके पास PH मतलब हिंदी पढ़ने वाली छात्राओं की प्रायिकता है 3/5 और PE ये आपके पास 2/5 है। तो देखो ये हल करोगे तो 5/5 मतलब 1 आ गया, तो PH यूनियन E 1, अब इसको पक्षांतर भी कर रहा तो 1 - 1/5 हो गया, अर्थात 4/5 आपके पास आ जाएगा। तो आपने PH यूनियन E निकाल लिया। अब आपको तो ये वाला पहला वाला भाग हल करना था, इसलिए अब यहां पर लिख दीजिएगा समीकरण 1 से। तो देखिए आपको निकालना है PH डैश इंटरसेक्शन E डैश, मतलब देखो 1 - PH यूनियन E, इसका मान देखो अभी 4/5 आपने निकाला, तो अगर आप इसको हल करोगे तो ये देखिए आपके पास 1/5 आ जाएगा। तो इस तरीके से पहले वाले भाग में जो आंसर है अर्थात प्रायिकता आ गई है 1/5। चलिए अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि यदि वह हिंदी का अखबार पढ़ती है तो उसके अंग्रेजी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहां पर अगर आप गौर करोगे तो आपको पहले ही बता दिया गया है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है, तब आपको बताना है कि अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है उसे। तो अब देखो ऐसे सवाल हमने पहली वाली प्रश्नावलियों में किए थे 13.1 में कि आपको यह ज्ञात है कि वो हिंदी का अखबार पढ़ती है। तो जब कोई भी ज्ञात होता है मतलब ये सप्रतिबंध प्रायिकता वाला केस हो गया, तो बटे H आपने कर दिया। अब आपको बताना है कि इंग्लिश का अखबार पढ़े, तो ये PE/H आपको निकालना है। तो ये हमने आपको देखो फॉर्मूला बनाना बताया था, बटे के बाद जो लिखा हो उसको आप हर में लिख दिया करो केवल, और इन दोनों का जो इंटरसेक्शन है अर्थात उभयनिष्ठ उसको अंश में लिख देते हैं। तो ये आपके पास आ गया। अब देखो यही आपको निकालना है, तो E इंटरसेक्शन H आप देख सकते हैं, आपको पता है पहले से ही बोला गया है H इंटरसेक्शन E या E इंटरसेक्शन H, बात तो एक ही होती है, तो इसकी प्रायिकता है 1/5 और PH मतलब हिंदी के पढ़ने की प्रायिकता आपके पास है 3/5। तो देखो जब आप हल करोगे तो 5 से तो 5 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 1/3। तो यही आपका दूसरे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं एक लड़की की प्रायिकता आ गई, जबकि हमें पता था वो हिंदी तो पढ़ रही है, उसकी इंग्लिश होने की प्रायिकता भी आ गई, जो कि 1/3 है। अब तीसरे वाले भाग पर बढ़ लेते हैं। तीसरे वाले भाग में आप देखिए आपको बोला गया है कि यदि वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है तो उसके हिंदी का अखबार भी पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो अब यहां पर आप गौर करोगे तो आपको यह पता है कि वो अंग्रेजी का अखबार पहले से ही पढ़ती है, ये आपको ज्ञात है, तो ये भी सप्रतिबंध प्रायिकता हो गई। लेकिन यहां पर आपको यह पता है कि वो अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, तो यहां आपने स्लैश के बाद ई लिख दिया, और यहां पर हिंदी का होने की प्रायिकता ज्ञात करनी थी, तो आपके पास ये आ गया। ये आ जाएगा देखो PE, ये तो हर में आ गया, और अंश में इन दोनों का उभयनिष्ठ आता है, मतलब H इंटरसेक्शन E। अब देखो ये तो आपने निकाला ही है H इंटरसेक्शन E, मतलब स्टार्टिंग में दिया था 1/5 और PE था आपके पास 2/5। तो जब आप इसको देखो सरल करोगे तो आपके पास 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास ये बचेगा केवल 1/2। इस तरीके से तीसरे वाले भाग का उत्तर अर्थात प्रायिकता 1/2 आ जाएगी। तो अब देखो प्रश्न संख्या 17 पर हम आ जाते हैं। यदि पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है तो प्रत्येक पासे पर सम अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता निम्नलिखित में से क्या होगी। देखिए आपके पास 4 विकल्प हैं और आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। अब यहां पर आप देखो एक शब्द आया है सम अभाज्य संख्या, तो अगर आपको अभाज्य संख्या पता होगी तो आप सम अभाज्य संख्या तुरंत पता कर सकते हैं। देखिए अभाज्य संख्या सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका खुद के और मतलब स्वयं और एक के अलावा और कोई भी गुणनखंड नहीं होता है। तो आप देखो इसका मतलब कोई भी अगर अभाज्य संख्या मतलब कोई भी संख्या यदि अभाज्य है तब उसके केवल 2 ही गुणनखंड होंगे, एक तो उसका गुणनखंड 1 हो जाएगा मतलब 1, और एक वो उसका गुणनखंड खुद स्वयं एक संख्या वही वाली हो जाती है। तो अगर हम अभाज्य संख्या आप देखें कौन कौन सी हो सकती है, तो देखिए क्या एक पहले देखो छात्रों को इसमें परेशानी होती है क्या एक अभाज्य संख्या है या नहीं, तो सोचिए इसके कितने गुणनखंड है, इसका केवल एक गुणनखंड है 1। अब कोई बोलेगा इसका साथ स्वयं भी तो एक गुणनखंड है जो कि 1 है, तो खुद सोचिए ना, है तो ये एक ही ना, तो बेसिकली कहने को तो हम यही बोलेंगे ना कि इसका केवल एक गुणनखंड आया, तो इसका मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए थे। फिर बात आती है कि 2, देखिए 2 के 2 गुणनखंड है, एक तो 1 हो गया और एक खुद 2 हो गया, 3,
3 के भी 2 गुणनखंड है, एक तो 1 हो गया और खुद एक 3 हो गया, 5 7 9 कुछ इस तरीके से आएगा। और इसके बाद कोई भी सम संख्या नहीं आएगी अभाज्य में, आप देख सकते हैं, क्योंकि अगर सम आई इसके बाद अर्थात वो तो 2 से विभाजित हो जाएगी, सम संख्या तो हर कोई 2 से विभाजित होती है, लेकिन ये वाली 2 वाली संख्या खुद 2 से विभाजित होगी तो एक स्वयं से विभाजित हो रही है ना, इसलिए अभाज्य बन गई है। तो इसका मतलब अगर कोई पूछता है समअभाज्य संख्या कौन सी है, तो समअभाज्य संख्या केवल और केवल एक होती है और वो होती है केवल 2। तो यहां से आपको ये तो समझ में आ गया। अब बोला गया पासों का एक जोड़ा उछाला जाता है, तो पासों का यदि एक जोड़ा उछाला जाता है मतलब प्रतिदर्श समष्टि में अवयवों की संख्या जो आएगी वो 36 आएगी, 6 गुणा 6। और वो कौन कौन से आएंगे एक बार मैं आपको समझा देता हूं। 1,1, 1,2, 1,3 से लेकर 1,6 तक, 2,1, 2,2, 2,3 से लेकर 2,6 तक, इसी तरीके से 3,1 से लेकर इसी अंत में आएगा 6,1, 6,2, 6,3 से लेकर 6,6 तक। तो इस तरीके से ये आपके पास 36 अवयव बनेंगे, दो पासों को उछालने पर यही संभावनाएं बन सकती हैं आपके पास। अब आपको बताना है कि प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या है, तो अभीष्ट प्रायिकता देखिए हम यहां पर लिख रहे हैं, प्रत्येक पासे पर समअभाज्य संख्या है। इनडायरेक्टली कहने का मतलब है कि प्रत्येक पासे पर 2 ही आए, मतलब देखो 2,2 देखिए कितने पासों पर आ रही है, तो आपको केवल एक पासा मिलेगा ये वाला। इसका मतलब प्रायिकता जो होगी वो आ जाएगी 1, क्योंकि एक ही केस है आपके पास ये वाला, और टोटल केस जो है वो तो 36 है। तो इस तरीके से आपके पास 1/36 ही आपका उत्तर यहां पर हो जाएगा। अब चूंकि आपको तो सही विकल्प का चुनाव करना है, तो आप देखिए 1/36 कौन से विकल्प में दिया है, तो आप देखेंगे विकल्प डी में 1/36 दिया हुआ है, अतः विकल्प डी ही आपके पास सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 18 पर आ जाते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 18 में आपको बोला गया है कि दो घटनाओं ए और बी को परस्पर स्वतंत्र कहते हैं यदि। अब आपको बताना है कि स्वतंत्र किसको कहते हैं, तो यहां पर हम समझ लेते हैं। देखो 4 विकल्प दिए हुए हैं, सही विकल्प आपको चुनना है। अगर आप देखें कि स्वतंत्र का मतलब था कि एक अगर ए वाली घटना हो रही है तो इसका बी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ए चाहे हो या ना हो, बी अपना स्वतंत्र है, कुछ भी बी होगी या नहीं होगी इसका ए पर इफेक्ट नहीं है, और ए होगी या नहीं होगी इसका बी पर इफेक्ट नहीं है। स्वतंत्र उनको कहते हैं। पहला विकल्प है ए और बी परस्पर अपवर्जी हैं, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि अपवर्जी का मतलब होता था कि ए इंटरसेक्शन बी 0 हो जाए, मतलब ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ये अपवर्जी का मतलब आपके पास होता था। अब ये तो आपके पास पहला कथन गलत हो गया। अब दूसरे वाले कथन पर चल देते हैं, बी वाले पर। तो देखो वैसे तो आपको पता है कि स्वतंत्र घटनाएं के लिए पी ए इंटरसेक्शन बी ये होता है पी ए गुणा पी बी के बराबर, ये स्वतंत्र घटनाओं का मतलब होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं बी वाले विकल्प पर चलूं, क्योंकि एक एक करके विकल्प सभी चेक ही करने पड़ेंगे आपको, तो पी ए डैश बी डैश दिया हुआ है, तो अगर ए डैश बी डैश दिया हुआ है इसका मतलब है ये इनके बीच में कुछ भी चिन्ह नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन लगा हुआ है। तो यहां से आपको ये समझ में आ गया। अब आप समझो कि इंटरसेक्शन लगाए अगर स्वतंत्र घटना है तो सब कुछ गुणा में बदल जाता है, तो मतलब भले ही ए और बी स्वतंत्र थी, इसका मतलब ए और बी यदि स्वतंत्र है तो ए डैश और बी डैश भी आपस में स्वतंत्र आएंगी, ए डैश और बी होती तो वो भी आपस में स्वतंत्र हो जाती, तो सब घटनाएं आपस में स्वतंत्र हो जाती हैं जब ए और बी स्वतंत्र हो जाए। तो पी ए डैश गुणा पी बी डैश आपके पास ये आ जाएगा। और देखिए पी ए डैश ये तो आप लिख सकते हो 1 माइनस पी ए के बराबर, और पी बी डैश ये आप लिख सकते हो 1 माइनस पी बी के बराबर। तो आप देखो यही आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखो यही विकल्प बी में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं विकल्प बी में दिया हुआ है, अतः विकल्प बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि हम बाकी विकल्प नहीं चेक करेंगे, आपको समझना भी है प्रश्न, तो उस प्रश्न को समझेंगे भी। तो अभी हम विकल्प सी पर भी बढ़ेंगे। विकल्प बी तो आपका सही हो चुका है, ये तो आपको समझ में आ गया। विकल्प सी पर आ जाते हैं। तो विकल्प सी में आपको दिया है पी ए बराबर पी बी, तो पी ए बराबर पी बी तो आपको कहीं से भी नहीं पता लग रहा कि कोई ऐसा रिलेशन आ जाए कि ऐसा हो पाएगा, तो विकल्प सी गलत हो गया। विकल्प डी में दिया हुआ है पी ए प्लस पी बी बराबर, तो ये भी आपको नहीं पता कि पी ए प्लस पी बी कैसे 1 के बराबर हो सकता है, तो ये भी यहां से नहीं पता लग रहा, तो विकल्प डी भी गलत हो गया।
तो इस तरीके से केवल और केवल एक ही आंसर सही होगा जो कि विकल्प बी हो जाएगा।